मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं भूगोल सामाजिक विज्ञान विषय चैप्टर 3 नास्तिवाद और हिटलर का उदय। हमने आपका चैप्टर जो है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। हमने ये पॉइंट्स पढ़ चुके थे। अगला पॉइंट जो रहता है आपका मंदी का काल, मंदी का साल। ठीक है, तो मंदी के साल में जो है किस प्रकार से जो है युद्ध के जो विश्व युद्ध होता है उसके बाद में जो है यहाँ की स्थिति, जर्मनी की स्थिति किस प्रकार की हो जाती है, उसके बारे में हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सन 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी शेयर बाजार धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। कीमतें की गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। ये आधुनिक महामंदी की शुरुआत थी। यहाँ पर शेयर मार्केट की गिरावट देखी जा रही है। यहाँ तक जो हमने अभी पढ़ा, यहाँ पर पूरी स्थिति जो है आपके शेयर बाजार को बता रही है, किस प्रकार से यहाँ पर जो है आपकी यहाँ की स्थिति जो है गिरती जा रही है, किस प्रकार जो है यहाँ पे मंदी का इनको सामना करना पड़ रहा है। सभी ने अपने जो शेयर थे वह सभी जो है बेच चुके थे। आगे देखिए, 1929 से 1932 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब थी, सट्टेबाज बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया। यहाँ पर अमेरिका की स्थिति भी क्या हो रही है, खराब हो रही है। वहाँ की अर्थव्यवस्था भी क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है, मंद हो चुकी है। सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं, किसान बुरी तरह से जो है उनकी हालत ख़राब हो रही है। यहाँ इस प्रकार की स्थितियाँ जो है हमें विश्व युद्ध के बाद में देखने को मिलती हैं। आगे देखिए, इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव कहाँ हो रहा है, जर्मन अर्थव्यवस्था पर। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया था। मजदूर या बेरोजगार होते जा रहे थे, यहाँ उनके वेतन काफ़ी गिर चुके थे। तो बेरोजगारी बढ़ रही है और वेतन भी उनका क्या हो रहा है, गिर रहा है, कम हो रहा है। बेरोजगारों की संख्या यहाँ पर 60 लाख तक जा पहुँची है। इस प्रकार से जो है अगर व्यक्ति कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या, तो कमाने के लिए उसको रोजगार की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रोजगार भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, रोजगार नहीं हो रहा है। यहाँ का वेतन जो है, इनकी इनकम जो है वह भी क्या हो रही है, गिर रही है। आगे देखिए, जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ लिखी तख्ती गले में लटकाए खड़े रहते थे। क्योंकि उनके पास में कोई काम नहीं है तो उन्होंने गले में एक बोर्ड लगा दिया और उस पर उन्होंने लिख दिया कि आपके लिए कोई भी काम हो तो मैं कैसा भी कोई भी काम करने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। आगे देखिए, बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते थे, नुक्कड़ों पर झुंड लगाए रहते थे, या फिर रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतार में खड़े पाए जाते थे। जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहे थे, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते जा रहे थे। चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। अब लोगों के पास में रोजगार नहीं होगा तो वह कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो कुछ ना कुछ ये क्या कर रहे हैं, बुरी संगति कर रहे हैं, बुरे कार्य कर रहे हैं। रोजगार नहीं है तो वह आपराधिक गतिविधियां कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं यह युवा वर्ग, क्योंकि उनके पास में क्या नहीं है, रोजगार नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का मूल्यन होता जा रहा था, यानी कि मुद्रा का जो है मूल्य क्या हो रहा है, यहाँ पर गिर रहा है। मध्य वर्ग, खास तौर से वेतनभोगी कर्मचारी, पेंशनधारक की बचत भी क्या हो रही थी, सिकुड़ती जा रही थी। जिनके पास में वेतन आ रहा था, जो कर्मचारी थे, जो कि गवर्नमेंट सर्विस थे, जिनके पास में पेंशन आ रही थी, उनके पास में भी बचत नहीं हो पा रही थी उस समय। आगे देखिए, जो कारोबार थे वह भी क्या हो रहे थे, ठप हो रहे। छोटे मोटे व्यवसायी, स्वरोजगार में लगे लोग, खुदरा व्यापारी की हालत भी क्या हो रही है, यहाँ पर खराब हो रही है। समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। इन्हें डर था कि अगर यहीं डरा रहा तो वे एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे, या हो सकता है कि उनके पास कोई रोजगार ही न रह जाए। इतनी स्थिति खराब हो रही थी कि उनको अपने भविष्य की चिंता हो रही थी कि आगे आने वाले समय में हम क्या रह जाएंगे, मजदूर बनकर ही रह जाएंगे, हमारे पास कोई रोजगार ही नहीं रहेगा। आगे देखिए, अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी, लेकिन बेरोजगारों की बढ़ती फौज उनकी मोलभाव क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी। बड़े व्यवसाय संकट में थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। युवाओं को अपना भविष्य अंधकार में दिखा दे रहा था। बच्चों को पेट भर पाने में असफल
औरतों के दिल भी डूब रहे थे, क्योंकि उनके पास में अगर कोई रोजगार ही नहीं है, तो वो कमा ही नहीं रहा है, तो वो खाद्यान्न सामग्री घर पे कैसे ला पाएगा, बच्चों का पेट कैसे भरेगा। तो आने वाले समय की भी उनको क्या सता रही है, चिंता सता रही है। आगे देखिए, राजनीतिक स्तर पर वायमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। राजनीतिक स्थिति अभी क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पर कमजोर दिखाई दे रही है। वायमर संविधान में कुछ कमियां थी, जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिर तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें से एक कमी आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से थी, जिसमें राष्ट्रपति का आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेश के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, अनुच्छेद 48 की क्या है, यहाँ पर एक कहानी दी जा रही है। यहाँ पर अनुच्छेद 48 में ये कहा गया है, राष्ट्रपति को एक अधिकार मिला हुआ है आपातकाल लागू करने का, यहाँ पर कानून का अध्यादेश जारी करने का। आपातकाल क्या होता है, आपातकाल वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली ऐसे बता देती हूँ, आपातकाल उस स्थिति में जब किसी देश में जहाँ पर वह व्यक्ति शासन करता है, तो उस क्षेत्र में अगर किसी प्रकार का संकट आता है, तब वहाँ उस क्षेत्र को आपातकाल घोषित कर दिया जाता है, पूरा क्षेत्र बंद कर दिया जाता है। राष्ट्रपति पूरा जो अधिकार है, पूरी सरकार का अधिकार है, वहाँ पर सिर्फ सरकार का अधिकार, जो सारा शासन किसके पास में जाता है, राष्ट्रपति के पास में। सारा अधिकार सारी सत्ता किसके पास में जाती है, राष्ट्रपति के पास में। इस आपातकाल की स्थिति में यह इस प्रकार का कार्य किया जाता है, ठीक है। और एक अध्यादेश यानी कि डायरेक्टली कानून बना दिया जाता है। कानून बनाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास में होता है। वह कुछ समय के अंतराल के लिए होता है, लंबे टाइम पीरियड के लिए नहीं होता। आपातकाल भी जो है आपका थोड़े टाइम के लिए होता है, अध्यादेश भी थोड़े टाइम के लिए ही होता है, जो राष्ट्रपति के हाथ में होता है। तो ये अध्यादेश यानी कि कानून बना देना। वैसे तो कानून जो है आसानी से नहीं बनते। अगर मैं भारत की बात करूँ तो पहले लोकसभा में पारित होता है, राज्यसभा में पारित होता है, राष्ट्रपति द्वारा सिग्नेचर होते हैं, फिर सर्वोच्च न्यायालय में जो है वहाँ पर इसको संविधान के अंतर्गत देखा जाता है कि यह जो कानून बनाया गया है, ये संविधान को कहीं से नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, इस संविधान के अनुसार सही है कि नहीं है। इतने चरणों से गुजरने के बाद में कोई जो है कानून बनता है। लेकिन जब हमको कुछ टाइम के लिए, जब हम अध्यादेश का जो हमारा निर्णय होता है राष्ट्रपति के हाथ में जो होता है, उसके द्वारा तुरंत जो है कानून बन जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति जो है उस समय देखने को मिल रही थी। तो आपातकाल भी लागू था वहाँ पर, और अध्यादेश के द्वारा जरिए भी क्या है वहाँ पर शासन चलाया जा रहा था। अपने छोटे से जीवन काल में वायमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथ में रहा। उनकी औसत अवधि कितनी थी, 239 दिन से ज़्यादा नहीं रही। इतने दिन ही जो है उनकी गवर्नमेंट चली। इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया। ये सारा जो है 48 के अंतर्गत बताया गया है, आपातकाल और अध्यादेश। तो इस अनुच्छेद का जो है जमकर प्रयोग किया गया। इन सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाए। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। ठीक है, यहाँ आपका एक नया शब्द दे रखा है, सर्वहाराकरण। गरीब होते होते मजदूर वर्ग को आर्थिक स्थिति में पहुँच जाना, यह होता है आपका सर्वहाराकरण। नेक्स्ट क्लास जब भी रहेगी तब हम पढ़ेंगे हिटलर का उदय। आज के लिए हमने यहाँ पढ़ा। यहाँ तक समझ में आता है तो समझ में नहीं आता था मुझसे फिर से पूछना है, ठीक है। जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास रहेंगी तब हम हिटलर का उदय पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।